एफआईआर दर्ज हो गई है। अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। मरने वाली लड़कियों के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पिता ने तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। उन्नाव की घटना बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना, जहां पर 3 बच्चियां बेहोशी की हालत में जंगल में पड़ी मिली थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया था और एक लड़की अभी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और मृतका के पिता ने तहरीर दी, उचित कार्रवाई की मांग की, जिसके चलते अब रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के शुरुआती तथ्यों में जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि मुमकिन है किसी नशीले पदार्थ के कारण इनकी मौत हुई हो, लेकिन जांच अभी जारी है। पूरी तरह तथ्यों का सामने आना बाकी है, लेकिन इस बीच उन्नाव की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है अज्ञात के खिलाफ। वहीं उन्नाव कांड पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। मामले की निष्पक्ष जांच के भी आदेश दे दिए हैं। पीड़िता का फ्री में इलाज किया जाए, ये निर्देश दिया है सीएम ने। पीड़िता के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। सीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या ट्वीट किया है उसे लेकर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी को प्रकरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी व्यय पर बेहतर से बेहतर और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। जनपद उन्नाव की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीजीपी को प्रकरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता का सरकारी व्यय पर बेहतर से बेहतर और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। तो उन्नाव कांड पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। उन्नाव में 3 बच्चियों के बेहोश होने की खबर आई थी और परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए थे, जहां 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची को हम लोगों ने वहां के जिला चिकित्सालय के रिकमेंडेशन पे कानपुर शिफ्ट किया है और वहां सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, वहाँ के आईजी रेंज और एडीजी जोन ने खुद मौका मुआयना किया है और बच्चियों की जो पोस्टमार्टम होगा उससे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे और अभी जो परिजन बता रहे हैं उस लाइन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस की विवेचना चल रही है। तो उन्नाव में दलित युवतियों की मौत के मामले में एससी कमीशन ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी और मुख्य सचिव से हो रही जांच को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को यह नोटिस भेजा गया है एससी कमीशन की तरफ से और पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो आयोग ने तलब की है। उन्नाव कांड पर एससी आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। पूरी घटना का ब्यौरा मांगा है। यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को उसके लिए एक नोटिस भी भेजा गया है। पूरे मामले पर आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जांच में अभी तक क्या कुछ सामने आया और ये किस स्तर पर की जा रही है उसे लेकर भी जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि बुधवार को ये तीनों लड़कियां बेसुध हालत में जंगल में मिली थी। लोगों ने इनको अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बड़ा डेवलपमेंट यही कि अब एससी आयोग भी इस मामले में आ गया है और उसने रिपोर्ट तलब की है, जानकारी मांगी अभी तक की जांच पर। जी देखिए, आज अगर बात करें तो जिस तरीके की इंसिडेंट हुआ है उसके बाद लगातार अब इसमें जो एससी कमीशन है वो भी सक्रिय हो गया है। उसने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे क्या कारण है और किस तरीके की जांच चल रही है और किस तरीके से इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है एससी कमीशन की ओर से। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस पे विस्तृत रिपोर्ट एससी कमीशन को देनी होगी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो देनी होगी एससी कमीशन को। यूपी के डीजीपी द्वारा आयोग ने जांच को लेकर भी इसमें जानकारी मांगी है और अब तक क्या डेवलपमेंट इस पूरे केस में हुए हैं, इससे जुड़ी हुई हर जानकारी और तथ्य भी भेजने को कहा है।
तो उन्नाव कांड पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी के उन्नाव जिले में 3 दलित बहनों में से 2 की खेत में कल हुई रहस्यमय मौत पर और एक की हालत जो नाजुक है, इस घटना पर अति गंभीर और दुखद किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग लिख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कह रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। उनका ट्वीट, पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बीएसपी मांग करती है, ये लिखा है मायावती ने अपने ट्वीट में। यूपी के उन्नाव जिले में 3 दलित बहनों से 2 खेतों में जिनकी मौत हुई और एक की हालत गंभीर है, अति दुखद। पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना, सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। राहुल गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान और मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वो याद रखें कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। प्रसपा से शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उन्नाव में दलित लड़की की दुष्कर्म और हत्या की आशंका महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति पर सवाल खड़े करता है। 3 दलित बेटियां खेतों में बंधी बेहोशी की अवस्था में मिली, 2 की मौत हो चुकी है और एक अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। विभत्स व शर्मनाक। तो उन्नाव की घटना पर समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। इस घटना की जांच अलग टीम से करवाने की मांग की। सुनील सिंह यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस इन मामलों में आरोपियों को बचा रही है। उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में रेल रोको अभियान की वजह से कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग अपनी ट्रेनों के इंतजार में घंटों स्टेशन पर परेशान बैठे दिखाई दे। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। आज किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से बहुत सारे जो यात्री हैं ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और यहाँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यात्री जो हैं पिछले कई घंटों से अपनी ट्रेनों का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें हैं कि आने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक पर किसानों ने अपना कब्ज़ा कर रखा है और ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई हैं। और यहां कुछ यात्री हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए किस ट्रेन से आपको सफ़र करना था और कब से बैठे हैं? हमें तो राजधानी से सफ़र करना था और पिछले करीब 2.5-3 घंटे से 3-4-3.5 घंटे से बैठे हैं। 12:30 बजे के आसपास आ गए थे। हमारी ट्रेन 2:02 पर थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है, जिससे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन या रेलवे विभाग की तरफ से? अभी तक तो किसी ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि कब आएगी या कहाँ पर ट्रेन है। हम तो मोबाइल से इसे ट्रैक करके देख रहे हैं कि ट्रेन हमारी कहाँ है कहाँ नहीं है। और कुछ और यात्री भी हैं, बच्चों के साथ में हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी तरह के यात्री हैं जिनको खासी परेशानी हो रही है। ये बताइए आपको किस ट्रेन का इंतजार है, कब से बैठे? सर मुझे भी कितने घंटे से बैठे हुए हैं? मैं 1 घंटा से बैठा हूँ। अच्छा, अभी तो नहीं आई है, 4:10 में थी यहाँ पे। अच्छा, 4:10 का भी इंतजार कर रहे हैं। अभी 1.5 घंटा लेट दिखा रही है जी। देखिए इस तरह से यात्रियों को यहाँ पर परेशानी हो रही है और जो पुलिस और प्रशासन ने दावे किए थे कि किसानों को रेलवे ट्रैक पर कब्जा नहीं करना दिया जाएगा, वो हवाई दिखाई दिए, क्योंकि जितनी जगहों पर भी हमने देखा कि ट्रैक पर किसान आए बैठे तो वहाँ पर पुलिस फोर्स था, लेकिन पुलिस फोर्स ने रेलवे ट्रैक से किसी भी किसान को बलपूर्वक कहीं पर नहीं हटाया और यही वजह है कि जगह जगह जो ट्रेनें हैं वो रुकी हुई हैं। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। उधर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों के खिलाफ अब लोगों की नाराजगी और विपक्ष का सरकार पर हल्ला बोल तेज होता जा रहा है। आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिनमें से 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। दूसरी शव यात्रा आगरा की है, जहां आम आदमी पार्टी ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी की।
तीसरी तस्वीर गोरखपुर की है। यहां भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे के विरोध में जुलूस निकाला। तो आज किस तरह बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, 3 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उधर यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ और जैसे ही राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों को संबोधित करना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सपा विधायकों ने हंगामा करते हुए और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण यूपीडा के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 340 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे पर आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंकेज एक्सप्रेसवे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपद मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रारंभ होने की स्थिति में तथा भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गई है। अब तक विभिन्न प्रकार के माफियाओं में से 1019 को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस के भारी दबाव के कारण कई माफियाओं ने माननीय न्यायालयों में आत्मसमर्पण कर दिया है। इधर राज्यपाल के सदन में देरी से पहुंचने पर विपक्ष नाराज नजर आया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी और इसीलिए वो देर से पहुंची हैं। अपना अभिभाषण इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी कि इस प्रदेश का और देश के 200 किसान शहीद हो चुके हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद हत्या दुनिया में 1 नंबर उत्तर प्रदेश हो गया है। इसलिए महिलाओं के अत्याचार को देखते, महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार को देखते हुए महामहिम अब अपना अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी। बड़ी मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मनाया तो 7-8 मिनट बाद वो किसी से आकर के कोरम। इधर सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोला कि इन लोगों का सुशासन और विकास से कोई नाता नहीं। विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, राज्यपाल जी के भाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। हमारी राज्यपाल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिला राज्यपाल है। विपक्ष समय समय पर महिलाओं की बात करते हैं। आज जिस प्रकार से एक महिला राज्यपाल के प्रति जो विपक्ष ने असम्मान प्रदर्शित किया, वो अपने आप में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करता है। यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 2019 में लालगंज से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे पंकज मोहन सोनकर को राम मंदिर के लिए चंदा देने की वजह से पार्टी ने उनके पद से हटा दिया है।
पंकज मोहन सोनकर का कहना है कि वो पार्टी इस बात से नाराज थी उनसे कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए चंदा आरएसएस के जरिए दिया। इस बात के बाद उनके पास पार्टी के कई और नेताओं के भी फोन आने लगे कि उन्होंने आरएसएस के जरिए चंदा क्यों दिया, और फिर पंकज मोहन सोनकर को यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। तो मंदिर के लिए चंदा देने पर गई कुर्सी पंकज सोनकर, जो कि उपाध्यक्ष के पद पर थे। राम मंदिर के लिए उन्होंने आरएसएस के माध्यम से चंदा दिया तो कांग्रेस ने उन्हें उनके पद से हटा दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में टोल टैक्स लगाए जाने का विरोध हो रहा है और उसी को लेकर मसूरी समेत देहरादून की टैक्सी यूनियन में काफी गुस्सा है। दरअसल देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में फ्लाईओवर बनाया गया है। इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, मगर फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरें निर्धारित की हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक 18 फरवरी से फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा और इसके लिए अलग अलग श्रेणियों के वाहनों का टोल टैक्स तय किया गया है, जिसमें सिंगल यात्रा, आना जाना, मासिक शुल्क तय हुआ है। देहरादून जिले में रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहनों पर टैक्स अलग से निर्धारित किया गया है, तो प्राइवेट वाहनों को हर महीने 275 रुपए देने होंगे। जो लोकल गाड़ियों के लिए उन्होंने काफ़ी कम दर रखी, उसके 275 रुपये प्रति माह। तो मैं भी यही आग्रह करूंगा कि 275 या 300-400 रुपये वो यही लगा जाए, नहीं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। आज हम लोगों की मीटिंग है देहरादून हरिद्वार इसके मसूरी यूनियन की महासंघ की मीटिंग है, उसमें हम लोग ये बात रखेंगे। नहीं तो मैंने समय लिया 11:30 बजे OSD श्री धीरेन्द्र पंवार जी से, उनसे वार्ता करूँगा।